समधिन की बात सुनकर दीनानाथ सकते में आ गए। नागिन की तरह फुफकार कर शकुंतला बोली, आप लोग मेरी बेटी को तरह तरह से तंग करते हैं। मैंने बेटी का ब्याह किया है, उसे आपके हाथों बेचा नहीं है। मेरी बेटी अब आपके घर नहीं जाएगी। दीनानाथ ने पिछले साल ही अपने बड़े बेटे दिनेश की शादी पटना से सटे इस कस्बे के निवासी महेश की बड़ी बेटी विशाखा से की थी। लड़की देखने आए तो महेश और शकुंतला के व्यवहार से इतना प्रभावित हुए थे कि आनन फानन में रिश्ते के लिए हाँ कर दी थी। विशाखा भी साधारण तौर पर नापसंद करने लायक नहीं थी। साफ रंग, छरहरा शरीर, नैन नक्श भी ठीक ही थे। उस समय वह बीए की परीक्षा की तैयारी कर रही थी। दीनानाथ को भी पढ़ी लिखी लड़की की ही तलाश थी, सो विशाखा हर तरह से उन लोगों को जंच गई। दिनेश को भी पसंद आई। शादी बिना दान दहेज के बड़ी धूमधाम से हुई। बाजे गाजे और पूरे वैवाहिक कार्यक्रम की वीडियोग्राफी हुई। विशाखा के ससुराल आने पर दीनानाथ ने एक शानदार प्रीति भोज का आयोजन किया था। दीनानाथ को इस रिश्ते के लिए सबसे अधिक लड़की की मां के व्यवहार और उन्मुक्तता ने प्रभावित किया था। कस्बे के माहौल में ऐसी गृहिणियां भी हो सकती है, दीनानाथ की कल्पना में भी नहीं थी। महेश दब्बू किस्म के मर्द लगे, पर ऐसा ही होता है। दब्बू किस्म के मर्दों की पत्नियां मुखर होती है, लेकिन दीनानाथ को शकुंतला के इस तरह से बातचीत या ऐसे तेवर की उम्मीद नहीं थी। पिछले 2 महीने से नाराज होकर आने के बाद विशाखा मायके में थी। दीनानाथ ने सोचा था पटना का अपना काम निपटाने के बाद समधी से मिलकर विशाखा की विदाई के बारे में बात कर लेंगे। सीधे लौट जाने पर महेश और शकुंतला को बुरा लगने वाली बात होगी, लेकिन समधिन के तीखे स्वर और तीखी बातों ने दीनानाथ को बेचैन कर दिया। असहजता महसूस करते हुए बोले, क्या कह रही हैं आप समधिन जी? मैं ठीक कह रही हूँ दीनानाथ जी, शकुंतला बोली। आपने मेरी बेटी को ले जाकर पिंजरे में बंद कर दिया, ऊपर से कई तरह की पाबंदियां लगा दी कि यह मत करो, वैसा मत पहनो, ऐसा मत खाओ, उधर मत जाओ। यह क्या जानवर है जो गाय समझकर गौशाला में खूंटे से बांध दी? इस पर हमें ही दोषी ठहराते हैं कि बच्चों पर हमारा कंट्रोल नहीं है। दीनानाथ को अब समझ में आया कि समधिन का गुस्सा उनकी उस बात पर है जो उन्होंने महेश से जब वह विशाखा को लाने गए तो कही थी। शादी के बाद ससुराल आई विशाखा की चाल ढाल और व्यवहार से दीनानाथ संतुष्ट नहीं थे। विशाखा घर के अदब व कायदों को मानने को राजी नहीं थी। वह उसे बंदिश लगाते थे। दीनानाथ रूढ़िवादी नहीं थे, परंतु अमर्यादित आज़ादी और खुलापन उन्हें पसंद नहीं था। दिनेश की मां की सोच बहू के बारे में पारंपरिक थी। बहू सुशील और मृदुभाषी हो, घर गृहस्थी का काम जाने, बड़ों का सम्मान करे, हमेशा हंसती मुस्कुराती रहे और अपने व्यवहार से घर में खुशियां बिखेरे। विशाखा उनकी बहू की उस तस्वीर से बिल्कुल अलग थी। वह देर रात तक टीवी पर सिनेमा व धारावाहिक देखती, देर से सोकर उठती, उठने के बाद उसे बेड टी चाहिए थी। रसोई का नाम सुनते ही उसका सिर दर्द करने लगता। वह सिर्फ दिनेश को अपना समझती थी। घर के बाकी किसी सदस्य से उसे कोई मतलब नहीं था। दीनानाथ ने विशाखा को बेटी की तरह मानते हुए हर तरह से समझाने की कोशिश की कि बेटी, यह तुम्हारा घर है, तुम इस घर की बड़ी बहू हो, घर की जिम्मेदारियों को समझो। लेकिन विशाखा में जरा भी परिवर्तन नहीं हुआ। दीनानाथ को लगा कि उन्होंने शकुंतला की बाहरी चमक से प्रभावित होकर भारी भूल की। भीतर झांक कर तह तक जाने का प्रयास नहीं किया। फिर भी दीनानाथ को विश्वास था कि विशाखा समय के साथ धीरे धीरे इन बातों को और अपनी जिम्मेदारियों को समझने लगेगी। आखिर बच्ची ही तो थी, उससे इतनी जल्दी प्रौढ़ता की उम्मीद करना भूल होगी।
फिर जिस घर में उन्मुक्तता का वातावरण हो और जहां माता पिता ने अपनी संतानों को जिम्मेदारियों का पाठ ना पढ़ाया हो, बेटियों को बेटी और बहू का अंतर ना समझाया हो, वहां ऐसा होना बहुत स्वाभाविक है। इसमें दोष विशाखा का नहीं, उसके माता पिता का है। इसी बीच एक घटना घट गई। विशाखा के छोटे भाई राजेश ने माँ के डांटने पर अपने कपड़ों पर तेल छिड़ककर आग लगा ली थी। सतर्कता के कारण वह बच गया, लेकिन यह भयंकर हादसा हो सकता था। महेश विशाखा को लेने आए तो बातों ही बातों में दीनानाथ कह बैठे, भाई साहब बुरा मत मानिएगा, आपके घर में बच्चों पर आपका नियंत्रण नहीं है। असल में दीनानाथ का इशारा विशाखा की ओर था, जिसे समझाकर वह हार चुके थे और हर तरह का प्रयत्न करके भी परिवार की धारा में नहीं ला पा रहे थे। यह बात महेश शकुंतला को कह देंगे और वह इसका इतना बुरा मान जाएगी, दीनानाथ ने सोचा भी नहीं था। लेकिन शकुंतला ने जब तेवर और तेज से इसे दोहराया तो जैसे दीनानाथ का आत्मसम्मान जाग उठा। क्षण भर को यही ख्याल जागा कि यह औरत उन्हें भी महेश समझती है क्या? महेश उसकी धौंस कह सकते हैं, उन पर क्यों धौंस जमाएगी यह औरत? विवाद वहीं उत्पन्न होता है जहां व्यक्ति सीमा रेखा का उल्लंघन करता है। दीनानाथ को लगा शकुंतला अपनी पारिवारिक सीमा लांघकर उनकी पारिवारिक व्यवस्था में दखल देने की ज्यादती कर रही है। वह बोल उठे, सचमुच आपके घर में किसी पर किसी का नियंत्रण नहीं है, सभी अपने मन के हैं, बड़ों की इज्जत की किसी को परवाह नहीं है। राजेश ने आग लगा ली, गनीमत थी सिर्फ थोड़ा सा पैर जला, बड़ा हादसा हो जाता तो क्या होता? दीनानाथ ने यह भी समझाने के लिए कहा था, परंतु शकुंतला को यह बात उसकी सत्ता को चुनौती और व्यंग सी लगी। वह तिलमिला उठी। उसी समय महेश वहां आ गए। दीनानाथ ने महेश से कहा, भाई साहब मैं पटना अपने किसी काम से आया था तो आप लोगों से मिलने भी चला आया। विशाखा को आए 2 महीने हो गए हैं, आप कब उसे विदा करेंगे? यह क्या बोलेंगे? शकुंतला तमतमाए स्वर में बोली, मैं कह चुकी हूँ कि मेरी बेटी अब उस घर में कभी नहीं जाएगी। आप एक बात भूल रही हैं समधिन जी। दीनानाथ कुर्सी छोड़कर खड़े हो गए और समझाते हुए बोले, विशाखा अब हमारे घर की बहू है, उस पर आपका नहीं हमारा हक बनता है। आप अपने अहम को बेटी के भविष्य से जोड़कर अच्छा नहीं कर रही हैं। ठंडे दिमाग से सोच कर देखिए। मैं जा रहा हूँ, लेकिन अब मैं या दिनेश विशाखा को विदा कराने नहीं आएंगे। आप लोगों की इच्छा होगी तो बेटी भेज दीजिएगा या फिर सारी जिंदगी अपने घर पर ही रखे रहिएगा। शकुंतला ने चीख कर कहा, हाँ हम उसे सारी जिंदगी रखेंगे, पर आपके घर कभी नहीं भेजेंगे। दीनानाथ शकुंतला की बात सुनते हुए भी अनसुनी कर बाहर निकल गए। दीनानाथ के जाने के बाद शकुंतला थके हुए योद्धा की तरह धम से सोफे पर बैठ गई। उसे लगा कि दीनानाथ नाम के इस मर्द का दर्प आज उसने चूर कर दिया है, पर दूसरे ही पल ऐसा महसूस हुआ कि नहीं, इस जंग में वह जीत नहीं सकी और इसके लिए महेश को दोषी मानते हुए वह उन पर बरस पड़ी। दीनानाथ इतनी बड़ी बड़ी बातें कह गए और आपको कुछ बोलते नहीं बना। मैं क्या कहता, तुम तो बोल ही रही थी। महेश ने सफाई दी, आप मर्द है या माटी का लोंदा? वह आदमी आपकी पत्नी का अपमान कर गया और आप चुपचाप उसका चेहरा देखते रहे। महेश ने देखा कि शकुंतला बहुत नाराज है और अपनी आदत के अनुसार जो भी उसके सामने पड़ेगा उसी पर झल्लाएगी, इसलिए वहां से हट जाना ही उचित समझा। महेश के जाने के बाद शकुंतला ने तेज स्वर में विशाखा को आवाज दी, विशाखा। आई मम्मी के साथ ही विशाखा बगल के कमरे से निकलकर सामने आ गई। शकुंतला ने सीधे विशाखा की ओर देखा। उसकी मांग में सिंदूर भरा हुआ था।
वह गुस्से में तिल मिलाकर बोली, मैंने तुझे सिंदूर लगाने को मना किया है ना, तू मानती क्यों नहीं? जाकर सिंदूर धो दे। विशाखा वहां से चली आई। विशाखा पसोपेश में थी। क्या करे क्या ना करे। इस बार सास और पति से झगड़कर गुस्से में आई थी। मम्मी को रो रो कर उसने सारा हाल बताया था और यह भी कहा था कि वह उस घर में नहीं जाना चाहती। मम्मी ने भी कहा था वह उस घर में नहीं जाएगी और उन्होंने सिंदूर लगाने को मना किया था। विशाखा ने तब मम्मी के कहने पर सिंदूर पोंछ दिया था, पर बालों में कंघा करते वक्त अनायास ही उसके हाथ सिंदूर की डिबिया और मांग तक पहुंच जाती। विशाखा अभी वह पोह में थी कि उसे अपनी छोटी बहन गुड़िया की आवाज़ सुनाई पड़ी। क्यों चिंता कर रही हो दीदी? मम्मी ने कहा है मांग का सिंदूर धो दो तो धो डालो, तुम भी तो यही चाहती हो। गुड़िया विशाखा की तरह उन्मुक्त और लापरवाह नहीं बल्कि गंभीर प्रवृत्ति की थी। 12वीं कक्षा में पढ़ती थी। पापा से बहुत कम ही बातें करती थी। हाँ, छोटे भाइयों से बहुत स्नेह रखती थी। विशाखा ने कहा, मैं तय नहीं कर पा रही हूँ गुड़िया कि इस समय मुझे क्या करना चाहिए। क्यों? गुड़िया ने करीब आकर कहा, तुम्हारा तो उस घर में दम घुटता है। उस घर के सभी लोग तुम पर अत्याचार करते हैं, तुम पर तरह तरह की बंदिशें लगाते हैं। वह घर है या जेल खाना? बचपन से मम्मी से आज़ादी का पाठ पढ़ा है तुमने, फिर तुम उस जेल खाने में कैसे रह सकती हो? जेल खाना तो सचमुच है, परंतु क्या दीदी? गुड़िया ने विशाखा की बात को बीच में काटते हुए कहा, यही मौका है, बंधन तोड़कर बाहर निकल आओ और आजाद पंछी की तरह घूमो। इस सिंदूर में क्या रखा है? शादी तो एक धोखा है, पवित्र धोखा, आत्मा के बंधन के नाम पर धोखा। असल में यह औरतों को मर्दों का गुलाम बनाने का फंदा है ना दीदी? तुम ठीक कह रही हो गुड़िया। विशाखा को लगा गुड़िया उसका समर्थन कर रही है, पर अगले ही पल गुड़िया का जवाब सुनकर वह चकरा गई। मेरी बात मानोगी दीदी? तुम अभी ही ससुराल वापस चली जाओ, वही तुम्हारा घर है। हम बेटियों के लिए माँ बाप का घर शादी के पहले तक ही होता है, शादी के बाद ससुराल ही हमारा अपना घर होता है। तुम अपने आसपास देखो, कहीं दिखाई पड़ता है ऐसा कि शादी के बाद बेटी पिता के घर पर रह रही है? विशाखा को कुछ उत्तर देते ना बना। सच तो यह है दीदी कि मम्मी तुम्हारे कष्टों के लिए यह रिश्ता नहीं तोड़ रही, अपने अहम की तुष्टि के लिए तोड़ रही है। उन्हें आपके ससुर का कहना बुरा लगा है। मम्मी को तो तुम जानती ही हो और मैं भी। जरा सोचो दीदी, रिश्ता टूटने से उनका क्या बिगड़ेगा? लड़के वाले हैं, जीजा जी की दूसरी शादी हो जाएगी, पर तुम्हारा क्या होगा? तुम्हें शादी के बंधन में नहीं बंधना हो तो अलग बात है, वरना परित्यक्ता का दाग तो लग ही जाएगा। फिर दिनेश जीजा जी या उनके घर वाले जालिम हैं ऐसा तो नहीं लगता? और मैं भी तो तुम्हारे ससुराल हो आई हूँ, मुझे उनकी पाबंदियों वाली बातें बर्दाश्त नहीं होती। विशाखा ने अपने पक्ष रखने की नीयत से कहा, ठीक है, तुम्हें उनकी नसीहत, उनकी सीख अच्छी नहीं लगती और इसी को तुमने अत्याचार का नाम देकर बार बार मम्मी से शिकायत की है, लेकिन जब मम्मी डांटती है तो कैसे बर्दाश्त कर लेती हो? तो तुम कहना चाहती हो कि मुझे ससुराल लौट जाना चाहिए? हाँ दीदी, इसी में हम सब की भलाई है, गुड़िया ने कहा। इसी से तुम्हारी इज्जत और जिंदगी बर्बाद होने से बच जाएगी, दोनों परिवार की इज्जत रह जाएगी। यदि ऐसा नहीं हुआ तो मेरी शादी नहीं हो पाएगी। वह कैसे? विशाखा ने विस्मय से पूछा। जिस परिवार की बेटी साधारण समस्याओं के लिए पति और ससुराल छोड़कर पिता के घर में बैठी हो, उस परिवार में कौन रिश्ता जोड़ने आएगा? गुड़िया ने कहा। लेकिन मम्मी की परवाह मत करो दीदी, तुम अपना भविष्य देखो।
मम्मी भी तो किसी घर की बेटी है, वह क्यों नहीं रही अपने मायके में जो तुम्हारी ससुराल छुड़ाना चाहती है। विशाखा ने आश्चर्य से गुड़िया को देखा कि इतनी छोटी सी लड़की और इतनी समझदारी, इतना ज्ञान कहाँ से आया उसके पास। एक बात तुम्हें और बताती हूँ दीदी, लड़का हो या लड़की, उम्र के साथ जिम्मेदारियां भी बदलती है और उसी के साथ विचार भी। आज मम्मी जींस पहने तो अच्छा लगेगा, बोलो ना, अच्छा लगेगा। विशाखा ने ताते पर ना समझते हुए भी कहा, नहीं, ठीक उसी तरह बहू के लिबास में मर्यादा की मांग की जाए तो बुरा क्यों नहीं लगना चाहिए। तुम तो सलवार कमीज ही पहनती रही, मुझे जीन्स पसंद है, परंतु शादी के बाद बहू की मर्यादा वाला लिबास ही पहनूंगी। गुड़िया और भी कुछ कहती, पर विशाखा अपने भीतर चल रहे मंथन में डूब गई। अगली सुबह विशाखा मम्मी के सामने आई तो शकुंतला ने अवाक होकर उसे देखा। वह ससुराल की साड़ी पहने और श्रृंगार किए हुए थी, मांग में सिंदूर दमक रहा था। शकुंतला चीख उठी, यह क्या किया तूने? मैंने तुझे सिंदूर धो देने को कहा था, पति के जीवित रहते सिंदूर नहीं धो सकती। विशाखा ने साहस करके कहा, कौन पति? कैसा पति? मर गया तेरा पति। मम्मी ऐसा मत कहिए, मैं ससुराल जाने के लिए आपसे अनुमति लेने आई हूँ। क्या ससुराल जाएगी? दिमाग फिर गया है तेरा? दिमाग तो पहले फिरा हुआ था। मम्मी बगल के कमरे से निकलकर गुड़िया सामने आ गई। माँ, तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि दीदी अपने घर जा रही है। इसके साथ ही महीनों से चला आ रहा दोनों परिवारों के बीच का तनाव खत्म हो जाएगा। तू चुप रह, बड़ी समझदार हो गई है, मेरी कोख से जन्मी मुझी को सबक सिखा रही है। शकुंतला गरजी, तुम चाहे जितना बिगड़ लो मम्मी, दीदी अब यहाँ नहीं रहेंगी, अपनी ससुराल जाएंगी, आज और अभी। देखती हूँ कौन ले जाता है इसे। शकुंतला चीखी, पापा लेकर जाएंगे, और यदि पापा नहीं ले गए तो मैं दीदी को छोड़कर आऊंगी। शकुंतला अपना गुस्सा नहीं रोक सकी, उठकर एक जोरदार तमाचा जड़ दिया गुड़िया के गाल पर, फिर उसकी गर्दन पकड़कर झकझोरने लगी। नालायक, मुझे जवाब देती है। विशाखा गुड़िया को छुड़ाकर शकुंतला के सामने सीधी खड़ी हो गई। उसकी आंखों में आज तेज था। शकुंतला की आंखों में देखते हुए बोली, बस कीजिए मम्मी, हद हो गई। मैं बच्ची नहीं, बालिग हूँ। अपने बारे में सोचने समझने और फैसला लेने का मुझे पूरा हक है। मैंने ससुराल वापस जाने का फैसला कर लिया है और जाऊंगी ही, मुझे कोई नहीं रोक सकता। शकुंतला गस खाकर धम से सोफे पर बैठ गई। कल दीनानाथ के साथ बहस की जंग में जीती थी या हारी थी, ठीक ठीक नहीं मालूम, पर आज अपनी सत्ता और अहम के युद्ध में पूरी तरह परास्त हो गई थी वह। पाठकों, आज की कहानी यहीं समाप्त होती है। धन्यवाद।